अब डियर हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसमें डियर जो हम आपके साथ बातें करेंगे उसमें से बहुत सारी बातें हमने आपके साथ ऑलरेडी की हुई है चैप्टर नंबर 1 ऑफ ईआईएस में, जिसका नाम था ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 1 ईआईएस का रिवीजन नहीं देखा उसको कृपया जरूर से जाके देख लें। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। और हम आपके साथ अभी जो टॉपिक कर रहे हैं इसका नाम क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आपको लगती है? हाँ सर, बिजनेस सेम है और प्रोसेस सेम है जो कि यहाँ पर है, मीन्स बिजनेस प्रोसेस तो सेम ही है। मीन्स ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में दो वर्ड्स तो हमारे सेम है जिसका नाम है बिजनेस प्रोसेस। इसका मतलब ये वर्ड यार कि हमने आपके साथ ईआईएस के चैप्टर नंबर 1 में हमने आपके साथ ईआईएस के मींस चैप्टर नंबर 1 में भी क्या देखा था, बिजनेस प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पे एसएम के चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में भी हम आपके साथ क्या देख रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस के बारे में। तो चलो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, याद करें हमने आपको वहां पे क्या बताया था। हमने कहा था कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लेट से हम बात करते हैं, लेट से कंपनी है डियर फ्रेंड्स जिसका नाम है लेट से मर्सिडीज। मर्सिडीज को कार बना के कस्टमर तक लेकर जानी है। तो मुझे बताएंगे क्या मर्सिडीज को यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी? क्या मर्सिडीज को नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी? हाँ सर। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या मर्सिडीज को सिर्फ और सिर्फ कार बेच देने से ही मर्सिडीज का काम चल जाएगा या मर्सिडीज को आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह भी देनी पड़ेंगी? सर सब कुछ देना पड़ेगा। तो अगर मर्सिडीज को, बहुत ध्यान से, अगर मर्सिडीज को पैसा कमाना है मार्केट में तो मर्सिडीज को क्या करना पड़ेगा? पहले डियर ये प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी और इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करना पड़ेगा। और सिर्फ सेल भर कर देने से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या देना पड़ेगा कस्टमर को, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेंगी। आर यू गाइस गेटिंग? अगर मर्सिडीज इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी तो ही मर्सिडीज पैसा कमा सकती है, तो ही मर्सिडीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकती है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब मेरे पास डियर इन सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। कौन से दो अप्रोचेस? या तो मैं फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर से काम करूं या मैं प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर से काम करूं। ये बातें हमने आपके साथ ऑलरेडी की हुई है चैप्टर नंबर 1 ऑफ ईआईएस के रिवीजन में। तो मैं कैसे काम कर सकता हूं, फंक्शन बेस्ड, और दूसरा मैं कैसे काम कर सकता हूं, प्रोसेस बेस्ड। मतलब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बना सकता हूं, फंक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बना सकता हूं, प्रोसेस ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि मुझे जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जैसे जैसे सर जी R&D करनी है, प्रोडक्शन करना है, परचेज करना है, मार्केटिंग करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, मींस लेट से मुझे ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब डियर इस वाले मतलब टॉपिक में लगाने का तो बहुत सारा टाइम लगाया जा सकता है, बट हम आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट से हमें 5 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। हमें सबसे पहले R&D करनी है, फिर हमें प्रोडक्शन करना है, हमें परचेज करना है, हमें मार्केटिंग करनी है, और लेट्स से हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। तो अब एक ऑप्शन हो सकता है कि हम ये जितने भी फंक्शंस करें, हम ये जितने भी टास्क परफॉर्म करें, हम इसे अलग अलग फंक्शंस की तरह से ट्रीट करें। फिर से हम जितने भी टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, हम इन सारे के सारे टास्क को अलग अलग फंक्शंस की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब R&D फंक्शन अलग, प्रोडक्शन फंक्शन अलग, परचेज फंक्शन अलग, मार्केटिंग फंक्शन अलग, सर्विसेज फंक्शन अलग। किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के साथ कोई भी रिलेशन ना हो या बहुत ही ज्यादा इश्यूज हो। मतलब ये हुआ कि आप क्या करें, आप हर एक फंक्शन के लिए आप सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दें। और डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, क्या इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन आसान रहेगी? नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, आपस में पीयर्स हैं। पीयर्स का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ द सेम स्टैंडिंग। और मुझे सोच के बताएंगे, अगर मैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फंक्शंस के डिपार्टमेंट बना दूं, अगर वो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में सही तरीके से कॉपरेट, कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो अल्टीमेटली खर्चे में कौन चला जाएगा, हमारी कंपनी चली जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग? और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में जहां पे रोज नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, क्या हम इस चीज को बियर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से मार्केट में काम ना कर पाए, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर पाए? नहीं सर, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो समझदारी दिखाते हुए हमें क्या करना चाहिए,
गुड्स को बना के कस्टमर तक पहुंचाने और आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उन एक्टिविटीज को हम सेपरेटली ना देख के हम उसका एक प्रोसेस क्रिएट कर दें। तो हमने कहा कि हमने एक प्रोसेस बना दिया, और वो प्रोसेस क्या है, और वो प्रोसेस का हमने लेट से नाम रख दिया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेल्स फंक्शन, प्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस, लेट से प्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस। और इसमें क्या क्या फंक्शंस आएंगे सर? सबसे पहले तो R&D करनी पड़ेगी, फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा और सर्विसेज देनी पड़ेंगी। मींस ये सारी की सारी एक्टिविटीज अब अगर आप सही तरीके से अगर आप कर पाते हैं तो ही आप गुड्स को कस्टमर तक सेल कर सकते हैं। मींस अब ये डियर्स जो सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी ये अब किसके थ्रू हो रही हैं? किसी प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं। और पहले भी ये एक्टिविटीज होती थी, प्लीज ध्यान दीजिए, ये एक्टिविटीज पहले भी होती थी, बट ये जो एक्टिविटीज जो पहले होती थी वो कैसे होती थी? डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे। और क्या आप डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे एक्टिविटीज करके क्या आप क्विकली मार्केट में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे डियर, आपको बहुत ज्यादा क्विकली मार्केट में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और अगर आप अलग अलग फंक्शंस के लिए अगर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया तो आपको मार्केट में रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो समझदारी दिखाते हुए मैंने इसका क्या कर दिया होगा? प्रोसेस क्रिएट कर दिया होगा। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ AIS में हमने आपके साथ ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी की हुई हैं। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे बताएंगे आज के इस डायनेमिक और अनसर्टन एनवायरनमेंट में क्या मैं फंक्शन ओरिएंटेड होकर काम कर सकता हूं? क्या मैं फंक्शन ओरिएंटेड होकर काम कर सकता हूं? नहीं सर, फंक्शन ओरिएंटेड होकर काम नहीं कर सकता। आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रोसेस ओरिएंटेशन में। मतलब आपको अपनी सारी की सारी मेजर वर्क का अलग अलग बिजनेस प्रोसेस बना देना चाहिए। तो लेट्स से मैंने बिजनेस प्रोसेस बना दिया, और इसका मैंने नाम रख दिया प्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस। प्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस, इस वाले बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज हैं? R&D है, प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है और आफ्टर सेल सर्विसेज है। और मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से प्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस। अब मेरा आप सारे के सारे बच्चों से सवाल, मेरा सवाल आप सारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये है कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन से प्रोसेस में चले जाना ही काफी है, या मैंने जो प्रोसेस बनाया है मुझे इस प्रोसेस को भी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप बच्चों वाले तो हमसे सवाल पूछते हो। तो मेरा ओके, तो आपने मुझे जवाब दिया कि सर फंक्शन से प्रोसेस में चले जाना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें इस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। क्योंकि डियर आज अगर लेट्स से आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोसेस है, क्या 2 साल के बाद आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोसेस है वो अभी भी दुनिया का बेस्ट प्रोसेस है? नहीं, क्योंकि आज अगर आपने लेट्स से दुनिया का बेस्ट प्रोसेस बना लिया तो आपका कॉम्पिटिटर अपने सारे काम छोड़ के क्या करना शुरू कर देगा? आपके उस प्रोसेस को कॉपी, उस प्रोसेस को स्टडी करना शुरू कर देगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपसे ज्यादा बेहतर प्रोसेस बना के मार्केट में ले आएगा। यू गाइस गेटिंग? तो अगर आपने फंक्शन से प्रोसेस की तरफ अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। आपको अब क्या करना पड़ेगा? इस प्रोसेस का कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात है, इस प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो मैकेनिज्म होता है, वो कहलाता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये बात हमने आपके साथ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 ऑफ AIS में की। अपने प्रोसेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हमारे पास डियर बहुत सारे टूल्स होते हैं, और वो टूल्स क्या क्या कहलाते हैं? एक कहलाता है डियर TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक कहलाता है सिक्स सिग्मा, और एक कहलाता है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मुझे एक बात सोच के बताएं, लेट्स से कि हमने अपना प्रोसेस बना लिया जिसका नाम था लेट्स से कि सेल्स प्रोडक्शन टू सेल्स प्रोसेस, और इस प्रोडक्शन टू सेल्स प्रोसेस में हमें लेट्स से 210 दिन लग जाते हैं, 210 डेज। हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार रन करने में 210 दिन लग जाते हैं। हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो इस काम को 170 डेज में कर लेता है। तो मुझे बताएं, क्या कॉम्पिटिटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं? सर आपको एक एक्टिविटी साइकिल को परफॉर्म करने में 210 दिन लग जाते हैं, जबकि आपका जो कॉम्पिटिटर है ये इसी काम को 170 दिन में कर लेता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे 40 डेज अहेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या अपने प्रोसेस को बेहतर बनाना पड़ेगा, और क्या हमें 210 को बढ़ा के 250 कर देना चाहिए? सर कैसी कैसी बातें करते हैं, 210 को घटाओ और इसको कहां लेके चले जाओ? 170।
तो डियर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने देखा कि हम जब इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो हमें 210 दिन लग जाते हैं। मेरा कॉम्पिटिटर अगर इस काम को करता है तो उसको 170 डेज लग जाते हैं। मींस मैंने अपने कॉम्पिटिटर को अपना बेंचमार्क बना लिया। क्या बना लिया? बेंचमार्क। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ एक शब्द हमने आपको बताया, बेंचमार्क। बेंचमार्क के बारे में हम आपसे फिलहाल कोई भी बात नहीं कर रहे। हाँ, बेंचमार्क के बारे में भी डियर हम आपके साथ बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो मैंने अपने कॉम्पिटिटर को मेरा बेंचमार्क बना लिया और मैंने देखा कि मैं जिस काम को 210 दिन में करता हूं, मेरा कॉम्पिटिटर उसी काम को 170 दिन में कर लेता है। तो क्या हमें अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप 3 तरीके अपना सकते हैं प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। एक का नाम है TQM, दूसरे का नाम है 6 सिग्मा और तीसरे का नाम है BPR। डियर किसी जमाने में हमें TQM और 6 सिग्मा भी पढ़ना पड़ता था, बट वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है? BPR। तो सर एक बात बताओ, अगर 6 सिग्मा और TQM सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो आपने हमें क्यों बता दिया? डियर इंस्टीट्यूट क्या करता है, सिलेबस से चीजें हटा देता है, बट 100% नहीं हटाता। उन चीजों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस डाल देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल BPR में इन्होंने 6 सिग्मा और TQM का रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ, TQM और 6 सिग्मा आपको ऑफिशियली नहीं पढ़ना, बट जब तक आपको TQM और 6 सिग्मा के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, आपको BPR समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि डियर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ है जहां इन्होंने TQM और 6 सिग्मा को ऑफिशियली हटा भी दिया, बट स्टिल इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, ताकि आपको ना चाहते हुए भी TQM और 6 सिग्मा के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें पता हो। TQM और जो 6 सिग्मा होता है, जो TQM और 6 सिग्मा होता है, ये क्या करता है? ये इस बात को देखता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर से, जो TQM एंड 6 सिग्मा होता है, ये इस बात पे फोकस करता है कि आप जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसे कैसे कर रहे हैं और आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट जो BPR होता है, चूंकि इसका नाम ही है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, हम री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सर ये तो अजीब सी बात है, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हो? जैसे हमने आपको बताया कि जो TQM और 6 सिग्मा है, वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करता है और उसे और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करता है। BPR कहता है कि अगर आप हमारे पास आ गए अपने प्रोसेस को लेकर, हमें कह दिया कि इस प्रोसेस को बेहतर बना के दो, तो आप जो भी प्रोसेस लेकर आए हैं हम तो उसे उड़ा देंगे, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, और हम आपके लिए उस वर्क के लिए बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल स्क्रैच से एक नया प्रोसेस इंजीनियर करेंगे। मतलब हम एक बिल्कुल नए तरीके से उस प्रोसेस को दोबारा से डिजाइन करवाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो सर एक बात बताएं, TQM और 6 सिग्मा क्या करता था? TQM और 6 सिग्मा आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करते थे, एक्सेप्ट करते थे और उसे इंप्रूव करने का प्रयास करते थे। BPR कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो सकती तो आपका काम कहां हो गया होता? TQM और 6 सिग्मा में। अगर आप इन दोनों को छोड़ के हमारे पास आए हो तो इसका इम्प्लिसिट मतलब ही है कि आपके प्रोसेस को बेहतर बनाना TQM और 6 सिग्मा की कैपेसिटी के बाहर था। अगर आप हमारे पास आए, अगर हम भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही बेहतर बनाने के चक्कर में लग गए, तो मुझे बताया ना फिर TQM और 6 सिग्मा क्या बुरे थे? वो भी तो यही काम कर रहे थे। अगर आप हमारे पास आए हैं, इट इंप्लाइज कि जो TQM और 6 सिग्मा है उनके हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को तो हम डिसरिगार्ड कर देंगे, उड़ा देंगे, और हम बिल्कुल नए सिरे से आपके प्रोसेस को डेवलप करेंगे ताकि इंप्रूवमेंट लेकर आई जा सके। हम यहां पे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे, BPR कहता है कि उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अपने घर पे रखो, ऑफिस में रखो, फ्रेम बना के लगा दो ऑफिस में, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर तुम हमारे पास आ गए तो उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को तो हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हम बिल्कुल नए तरीके से तुम्हारे लिए एक प्रोसेस डिजाइन करेंगे। Are you guys getting? तो सिर्फ एक बात बताएं, अगर बिल्कुल नए तरीके से प्रोसेस को अगर आप डिजाइन करवाने चले गए तो क्या खर्चा बहुत लग जाएगा? हाँ डियर, कॉस्ट भी बहुत लग जाएगी और टाइम भी बहुत लग जाएगा। इसलिए मुझे बताएंगे डियर, मुझे अगर अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए तो क्या मुझे सबसे पहले BPR के पास पहुंच जाना चाहिए या मुझे अपना काम पहले TQM और 6 सिग्मा से चलाना चाहिए? सर सबसे पहले अपना काम BPR के पास मत चले जाना, सबसे पहले अपना काम TQM और 6 सिग्मा से चलाना। क्योंकि जैसे आप BPR के पास चले गए, BPR तो फिर डियर आपके ऑर्गेनाइजेशन में उथल पुथल मचा देगा और आपके लिए हो सकता है कि BPR मैनेज करना ही मुश्किल हो जाए। आप डियर हो सकता है इमोशनल होकर BPR के पास चले तो जाएं, बट हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में BPR से वापस आना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस BPR को कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं कर पाती। उनको लगता है कि री इंजीनियरिंग करने के चक्कर में जो हमारे पास बचा खुचा प्रोसेस है वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए।
एनी हाउ। तो डियर टीक्यूएम और सिक्स सिग्मा हमें ऑफिशियली नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, बीपीआर। तो सवाल बनता है कि लेट्स से कि अब मैं बीपीआर के पास चला गया, मैंने कहा कि ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, टीक्यूएम और सिक्स सिग्मा से मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बीपीआर के पास चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से डियर फ्रेंड्स 20 प्रोसेसेस है, 20 प्रोसेसेस, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को सारे के सारे प्रोसेसेस का बीपीआर कर देना चाहिए? सर अगर पैसे हैं, अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लो, बट पता चला बीपीआर करने के चक्कर में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कर्जे में मतलब डुबा दिया। तो मुझे पता है बीपीआर तो आपको जब बेनिफिट देगा तब बेनिफिट देगा, हो सकता है कि कर्जे के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेट करनी पड़ जाए। अब तो डियर आज के समय डियर फ्रेंड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी आ गया, जहां पे आप बैंक के पैसे लेके भाग भी नहीं सकते। आर यू गाइस गेटिंग? तो मुद्दे वाली बात बस इतनी है कि हमें कोशिश तो हम ये चाहते हैं, मीन्स हमारी मतलब दिली ख्वाहिश तो ये है कि हम अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज का बीपीआर कर दें, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। इसलिए समझदारी दिखाते हुए हमें फिलहाल उन एक्टिविटीज का, उन प्रोसेसेस का, उन स्टेप्स का बीपीआर कर देना चाहिए जो बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो हमारे लिए क्या है, कोर प्रोसेसेस। कोर प्रोसेसेस, ठीक बात है। तो हमने कहा कि बीपीआर क्या कहता है? बीपीआर कहता है कि तुम आज तक जो भी कर रहे थे, वट एवर यू आर डूइंग टिल नाउ, वी आर सिंपली नॉट कंसर्न्ड, हम इस बात से कंसर्न्ड ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल नए तरीके से आपके लिए एक प्रोसेस को वी आर गोइंग टू क्रिएट। तो सर इसका मुझे क्या फायदा होगा? इसका आपको फायदा ये होगा डियर कि आपको मेजर इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। मेरी बात पर डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें बीपीआर की तरफ ही जाना पड़ता है, बाकी हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी जमाने में डियर फ्रेंड्स नोकिया, क्या दिन होते थे वो, 90% मार्केट शेयर के साथ इस दुनिया में बैठा हुआ था। 90% मार्केट शेयर। आज नोकिया 0.9% मार्केट शेयर के साथ दुनिया में बैठा हुआ है। मुझे बताएं, क्या नोकिया का काम टीक्यूएम और बीपीआर से चल जाएगा? क्या इसका काम टीक्यूएम और सिक्स सिग्मा से चल जाएगा अगर इसे दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में जाना है? नहीं सर, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज का। मींस इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको कहां जाना पड़ेगा, बीपीआर की तरफ जाना। मेरे साथ साथ देख लें बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, ये बात हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 ऑफ एआई में भी की हुई है। बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज व्हिच ट्रांसेंड्स, मतलब स्किप करना फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज एंड अचीव सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब ये हुआ कि हमें गुड्स बना के कस्टमर को सेल करने थे, अगर हम इन सारी की सारी एक्टिविटीज को, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, अगर हम इन सारी की सारी एक्टिविटीज को डियर अलग अलग फंक्शंस के रूप में करेंगे, तो हो सकता है कि फंक्शंस के बीच में आपस में सही तरीके से हम क्या ना कर पाए, कोऑर्डिनेट ना कर पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए, और हम इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शंस के बीच में ये जो मतलब दीवार है, इस दीवार को गिरा दिया जाए, स्किप कर दिया जाए, और हम आपस में इंटीग्रेटेड होकर काम करें। बिजनेस प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे फंक्शंस मिलकर काम करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको उसी सीक्वेंस में ही आपको परफॉर्म करना है, अपने हिसाब से आप उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जो क्या कर सकता है, ट्रांसेंड कर सकता है, स्किप कर सकता है, अवॉइड कर सकता है फंक्शनल या फिर डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक्टिविटी मतलब फुलफिल की जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वैल्यू क्रिएट की जाए। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर, हम चाहते तो हैं कि बीपीआर हम सारे प्रोसेसेस का कर दें, बट क्या खर्चा बहुत ज्यादा नहीं लग जाएगा? हाँ सर। तो मेरे साथ साथ देख लें, देयर आर सम प्रोसेसेस व्हिच आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द एंटिटी। दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड कोर प्रोसेसेस. These processes are vital for the success of the organization. Core processes, if properly managed, enhances the capabilities of the organization and provides it competitive advantage. तो सर अंग्रेजी तो हम भी पढ़ लेंगे, मतलब क्या हुआ इसका? कोर प्रोसेस का मतलब होता है यार वो प्रोसेसेस जो आपके बाकी प्रोसेसेस के मुकाबले ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपने ऑटोमोबाइल बनाया, उस ऑटोमोबाइल में आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट्स लगा दी, स्टीयरिंग व्हील लगा दिया, बहुत अच्छा पेंट कर दिया, बट उसका इंजन ही आपने बेकार लगा दिया। तो मुझे बताएं, मैं 2 किलोमीटर लेके गया, इंजन ने धोखा दे दिया, क्या मैं ऐसी ऑटोमोबाइल को पसंद करूंगा? नहीं। तो डियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इंजन होता है वो उसका एक कोर प्रोसेस होता है। आपने कार को किस तरीके से मतलब असेंबल किया है, क्या कार सही तरीके से आप असेंबल कर पाए, वो डियर फ्रेंड्स आपका क्या होता है, कोर प्रोसेस होता है। मुझे एक बात मुझे सोच के बताएं, आप अपने कार को लेके 80 किलोमीटर के स्पीड से हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी जो कार
कार है, आपकी कार में डियर 10,000 अलग अलग प्रकार के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, तो क्या उस 80 किलोमीटर की रफ्तार पे, 100 किलोमीटर की रफ्तार पे क्या उन 10,000 कंपोनेंट्स को स्टेबल रहना पड़ेगा? हाँ, पता चला कि आपने जैसे 100 किलोमीटर की स्पीड में आप पहुंचे, 5-7 कार के जो मतलब पार्ट्स हैं वो उड़ गए हवा में, तो क्या ये हमारे लिए सही है? नहीं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कार को असेंबल कैसे करते हैं वो आपका कोर प्रोसेस है, और इवन आपने कार का इंजन कैसे बनाया वो आपका कोर प्रोसेस है। तो मेरे साथ साथ देख लें, एफएमसीजी में क्या डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग आपके लिए कोर प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो मतलब गुड्स वगैरह बनाते हैं वो बेसिकली आप मार्केटिंग के ही बेसिस पे सेल कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कोर प्रोसेस। तो अगर आप देखें डियर, तो इंटेल जो है वो हर 6 महीने में अपने नए प्रोसेसर का वर्जन लेकर आता रहता है। क्वालकॉम हर 3 से 4 महीने में एक नया प्रोसेसर मार्केट में लेकर आता रहता है। ध्यान दीजिएगा, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स कोर प्रोसेसेस टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं पता तो जरूर से हमारे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन देख लें। ध्यान दीजिएगा, कोर प्रोसेसेस में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटिटी टू आइडेंटिफाई ऑल द कोर प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपका जो कोर प्रोसेस है, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो आपका कोर प्रोसेस ना हो। जैसे आपने अपने बिजनेस के फंक्शनिंग में चेंज किया, कोर प्रोसेस भी डियर फ्रेंड्स चेंज हो सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली देखते रहना पड़ेगा कि आज जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोर प्रोसेस क्या है। तो सर जी, फिर कोर प्रोसेस हमें क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि डियर हम जो बीपीआर करना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे प्रोसेस का ही बीपीआर कर दें, बट फिलहाल किसका मींस बीपीआर कर दो? कोर प्रोसेसेस का। Business process re-engineering is the fundamental rethinking and radical redesign of the business processes to achieve the dramatic improvement in performance. तो 3 शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है डियर फंडामेंटल रीथिंकिंग। व्हाट आई मीन बाय फंडामेंटल रीथिंकिंग? फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब हुआ कि आपने अपने सोचने के तरीके में ही परिवर्तन कर दिया। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने बिजनेस प्रोसेस को लेके TQM और सिक्स सिग्मा के पास पहुंच गया। TQM और सिक्स सिग्मा क्या बोलेंगे कि ठीक है, इस बिजनेस प्रोसेस को यहाँ पे रख दो, हम ना इसको चेक करते हैं, इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। मैं उसी बिजनेस प्रोसेस को लेके बीपीआर के पास पहुंच गया। बीपीआर कहेगा कि हमारे पास एंटर करो, तो इस बिजनेस प्रोसेस को बाहर फेंक कर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए नया बिजनेस प्रोसेस बना के देंगे। मतलब हमने फंडामेंटली अपने सोचने का तरीका ही चेंज कर लिया, और हमने कहा कि हमारे लिए अभी जो बिजनेस प्रोसेस था वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से एक नया प्रोसेस अपने लिए क्रिएट करना। Are you guys getting? तो ये कब पॉसिबल है? जब मैं इस बात को मान लूं कि मेरे पास जो अभी बिजनेस प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमें रिजल्ट नहीं दे रही। तो देखें कि आपको जो एक्टिविटीज रिजल्ट नहीं दे रही, इससे अच्छा है कि आप आप क्या क्रिएट कर लें, एक नया बिजनेस प्रोसेस, ताकि वो आपको रिजल्ट दे पाए। एनी हाउ, तो मुझे बताएंगे, यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ, रेडिकल रीडिजाइन। व्हाट आई मीन बाय रेडिकल रीडिजाइन? मेरे पास बिजनेस प्रोसेस आया, क्या मैं उस बिजनेस प्रोसेस में ही थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, या मैं उस बिजनेस प्रोसेस को स्क्रैप करके एक बिल्कुल नए तरीके से एक बिल्कुल नया डिजाइन क्रिएट करता हूं? सर आप बिल्कुल नया डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो डियर अगर आप एक बिल्कुल नया मतलब डिजाइन अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे? रेडिकल रीडिजाइन। अब मुझे बताएंगे, अगर मैंने इतना कुछ कर लिया तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। तो थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, डियर फ्रेंड्स, 2 तरह की इंप्रूवमेंट हो सकती है। एक हो सकती है मार्जिनल इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, एक हो सकती है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। तो मुझे बताएंगे, TQM और सिक्स सिग्मा अगर मैं सही तरीके से कर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मार्जिनल या फिर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। बट अगर मैं बीपीआर को सही तरीके से कर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। सर आप बार बार कह रहे हैं सही तरीके से कर जाएं, सही तरीके से कर जाएं, क्या कभी ऐसा भी होता है कि बीपीआर सही तरीके से ना हो? हाँ डियर, आपने बीपीआर शुरू किया, बट अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज ना कर पाए तो बीपीआर आपको रिजल्ट नहीं देगा, हाँ आपके लिए नुकसान और क्रिएट कर देगा। तो इस पर नहीं जाते, आगे आते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, बीपीआर मीन्स स्टार्टिंग ऑल ओवर फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब जो भी आप कर रहे थे उसको भूल जाओ, इसको बिल्कुल नए तरीके से करना शुरू करो। तो सर एक बात बताएं, हम अभी तक इतना अच्छा काम कर रहे थे, बीपीआर कहता है कि जो भी कर रहे थे उसे भूल जाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि डियर अगर आपको अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कराना होता है तो आप पहले बीपीआर के पास नहीं जाते, पहले आप कहाँ जा चुके होते हैं? सिक्स सिग्मा और TQM, उन दोनों से
हार के, उन दोनों से परेशान होके वहां पे रिजल्ट नहीं मिल पाने की वजह से आप कहाँ जाते हैं, बीपीआर के पास। तो मुझे बताएं, अगर बीपीआर के पास आप गए और बीपीआर भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही लेके बैठ जाए तो क्या आपका कोई भला होने वाला है? नहीं सर, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में तो ऑलरेडी किसने अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर दी, सिक्स सिग्मा और मीन्स टीक्यूएम ने। अगर वो इम्प्रूव होना था तो वो वहीं पे हो जाता, फिर हमें बीपीआर के पास क्यों जाना पड़ता? देखेंगे, इट इम्प्लाइज फॉरगेटिंग हाउ द वर्क हैज बीन डन टिल नाउ एंड डिसाइडिंग हाउ कैन इट बेस्ट बी डन फ्रॉम नाउ। मतलब आज तक जो कर रहे थे वो भूल जाओ और अब से देखो कि आप केस को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड एज कॉम्पिटिशन हैड बिकम वेरी स्टिफ, इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस इज ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। थिंग्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स एक्सेट्रा हैव फोर्स्ड द कंपनीज टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट्स प्रोसेस, हेंस बीपीआर इज गेटिंग मोर एंड मोर रैशनल। डियर, आज के समय में बीपीआर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, क्योंकि डियर जिस तरीके से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से मार्केट में सिचुएशंस बदल रही हैं, वहाँ पे डियर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बीपीआर के अलावा। एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर तो डियर आपको पता है, 3 महत्वपूर्ण वर्ड्स हमने आपको बीपीआर में बताए थे। सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग, दूसरा रेडिकल रीडिजाइन और तीसरा ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ये डियर फ्रेंड्स हमारे बीपीआर के एलिमेंट्स हैं। देखेंगे, re-engineering begins with the fundamental rethinking. It is very important for the organization to ask one question: why do you do what you do? मतलब कि आप अभी तक जो एक्टिविटीज अपने प्रोसेस में परफॉर्म कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे? तो सबसे पहले इस चीज का जवाब देखें कि आप जो भी प्रोसेस में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, और उनमें जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं जो कि कस्टमर को कोई फायदा नहीं पहुंचाती, उसे हटा दो और एक नया बिजनेस प्रोसेस ही क्रिएट करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही एक्टिविटीज रहेंगी जिसका अल्टीमेटली कस्टमर को कोई बेनिफिट होने वाला है। मतलब अपने बिजनेस प्रोसेस में ऐसी चीजें शामिल मत रखो जिसका कोई कस्टमर को बेनिफिट नहीं होने वाला, और सिर्फ आप अननेसेसरी जो है आपने वो चीजें अपने साथ रखी हुई है। दूसरा, re-engineering involves radical redesign. Re-engineering means completely discarding the existing mechanism and evolving completely new ways of doing the work. मतलब जो भी आप कर रहे थे सर जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम एक बिल्कुल नए तरीके से आपके लिए चीजें बनाएंगे। Re-engineering is about business reinvention and not just business improvement, enhancement और modification. मुझे नहीं पता डियर आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं, मतलब नहीं आ रही। Re-engineering is about business reinvention and not just about business improvement, enhancement और modification. तो मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बीपीआर के पहले हम कहां जाते हैं, सिक्स सिग्मा और टीक्यूएम में। तो सिक्स सिग्मा और टीक्यूएम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इंप्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, रीइन्वेंट नहीं करते। रीइन्वेंशन अगर करवाना है तो जाना किसके पास पड़ेगा, बीपीआर के पास पड़ेगा। और अगर आपने डियर रीइन्वेंशन कर दिया तब तो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो रीइन्वेंशन के बाद क्या कोई छोटी मोटी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, एक बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, जिसको हम क्या नाम देंगे, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। तो मेरे साथ साथ देख लें, The basic aim of re-engineering exercise is to gain the dramatic improvement in performance and not just marginal और incremental improvement। और मुझे बताएं कि marginal और incremental improvement आपको कौन देता है, सिक्स सिग्मा और TQM। ठीक है, if organization needs just marginal or incremental changes, it should go for traditional methods and re-engineering is not an option। और फिर traditional methods में डियर क्या क्या, सिक्स सिग्मा और TQM। तो आप चाहें तो कहीं भी आप मतलब लिख भी सकते हैं कि traditional ways क्या है हमारे पास, सिक्स सिग्मा एंड TQM। To gain competitive edge over the competitors, entity has to ensure all core processes gets redesigned। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण वर्ड ये है कि कम से कम सारे कोर प्रोसेसेस तो आपके बीपीआर में चल ही जाने चाहिए। आप चाहें तो सारी प्रोसेस भेज दें, बट सर जी फिर उसमें खर्चा बहुत आ जाएगा, तो कम से कम वो प्रोसेस तो बीपीआर में भेज दें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर प्रोसेस हैं, जो बाकी प्रोसेस से ज्यादा क्रिटिकल हैं। सवाल बनता है हमें बीपीआर क्यों करना चाहिए, या फिर ऐसे क्या हालात ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ जाते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन के पास बीपीआर के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। डियर बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें हो सकती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स कर सकती हैं कि या तो बीपीआर कर लो या फिर आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो वो क्या क्या सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बीपीआर करने के लिए फोर्स करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, processes might have been developed by functional units over a period of time and may be subject to many unplanned decisions। मतलब आपने बहुत पहले प्रोसेसेस बनाए थे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम बीत गया, 5 साल 10 साल बीत गए, और हो सकता है कि अब वो प्रोसेसेस जो हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोसेसेस अब इफेक्टिव बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका रेडिकल रीडिजाइन करना पड़ेगा, मीन्स उसका बीपीआर करवाना पड़ेगा। दूसरा, प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग ओवर मेनी डिपार्टमेंट्स में भी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। अगर बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस इन्वॉल्व हैं
तो इसका इम्पैक्ट ये होगा डियर कि उन सारी की सारी एक्टिविटीज को साथ में लेके चलने की वजह से टाइम बहुत लग जाएगा, कॉस्ट बहुत लग जाएगा, और डियर जहां टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगेंगे एफिशिएंसी कम हो जाती है और इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है. There may be possibilities that individual departments focused on optimizing their own performance only, which may result in suboptimum performance for the organization whole. अगर मान लीजिए कि अगर आप फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैं जिस फंक्शन में काम करता हूं मैं सिर्फ उसी फंक्शन को ज्यादा इंप्रूव करने पे मींस फोकस करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बाकी कोई लेना देना नहीं रहता. तो लेट्स से कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मीन्स मार्केटिंग फंक्शन करते थे, अगर आपने मार्केटिंग फंक्शन को दुनिया का सबसे बेहतर फंक्शन भी बना दिया, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन और एचआर ही सही तरीके से नहीं हो पाता तो क्या कोई फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला. तो ऐसी सिचुएशन में डियर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें रीइन्वेंट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बीपीआर के पास. वहां पे हमें सिक्स सिग्मा या टीकेएम से हमारा काम नहीं चलेगा. Processes may also need to change to take the advantages of the emerging technologies. तो इससे डियर हमें तो कोई इनकार नहीं है. अगर लेट्स से नए नए प्रकार की ITs मार्केट में आती जा रही हैं तो उन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट लेने के लिए डियर आपको क्या करना पड़ेगा? BPR. Organization on decline may have to redesign their processes for its business turnaround. आपको पता है डियर बिजनेस टर्नअराउंड क्या होता है? अगर लेट्स से कि अगर आपके बिजनेसेस में कॉन्टिन्यूसली लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको न चाहते हुए भी कहाँ जाना पड़ेगा? बीपीआर के पास कि चलो एक बार बीपीआर की तरफ चले जाएं, क्या पता हालात बदल जाएं. Processes needs redesign can be classified in 3 broad categories. किन किन प्रोसेसेस को हमें रीडिजाइन करना पड़ सकता है? सबसे पहले ऐसे प्रोसेसेस जो कि प्रोडक्ट को डेवलप करने से और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने से डील करते हैं. मींस ऐसे प्रोसेसेस जो किसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. किन किन प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना पड़ सकता है? इंस्टीट्यूट कहता है कि हम 3 प्रकार से अपने प्रोसेसेस को 3 ब्रॉड एरियाज में क्लासिफाई कर सकते हैं जहां हमें हमारे प्रोसेसेस को रीडिजाइन करना पड़ सकता है. और वो 3 ब्रॉड एरियाज क्या हैं? वो प्रोसेसेस जो कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से डील करते हैं और प्रोडक्ट के डिलीवरी से डील करते हैं. ठीक बात है. सेकंड वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैनेजमेंट एक्टिविटी से डील करते हैं. मैनेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब हुआ प्लानिंग, बजटिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन वगैरह. और थर्ड वो प्रोसेस होते हैं जिसके साथ हम अपने बायर के साथ जिसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, मींस कस्टमर इंटरेक्शन वाले प्रोसेसेस. मतलब हमें ये 3 प्रोसेसेस को क्या करना पड़ सकता है? रीडिजाइन. तो मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें. सबसे पहले प्रोसेसेस पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो सेकंड प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इंटरफेस विद कस्टमर जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से डील करते हैं जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट. फाइनली मैनेजमेंट एक्टिविटीज जैसे स्टडी, फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बजटिंग एक्सेट्रा. सवाल बनता है मैं बीपीआर को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करूं? मींस अब मुझे एक बात मुझे सोच के बताएं, क्या बीपीआर करना कोई आसान काम है? नहीं डियर, बीपीआर इज नॉट एन इजी थिंग. और इवन आपको शायद जान के पता होगा, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे सीए डियर फ्रेंड्स जो मींस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनमें से डियर बहुत सारे सीएस ऐसे हैं जो कि बीपीआर की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, जो कि अपने क्लाइंट के लिए बीपीआर करवाते हैं. एनी हाउ, तो बीपीआर अगर आपको अगर करना है डियर तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. ऐसा नहीं कि आप एडहॉक बेसिस पे आपका जैसे मन करे वैसे आप बीपीआर कर जाएं. देयर आर सर्टेन स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. तो देखेंगे मेरे साथ साथ. Implementing BPR is not an ad hoc exercise but needs proper and careful planning and execution. The various steps involved in the implementation of BPR are as follows. सबसे पहले determining objective. तो डियर्स किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, किसी भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट टास्क में जाने से पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. मेरी बात पर डियर ध्यान दीजिएगा. मैं ऑफिस आ रहा था सुबह सुबह, रास्ते में किसी से रोड में कोई बहस हो गई, झगड़ा हो गया छोटा सा. मैं आके सबसे पहला काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बीपीआर करा दूं, क्या ये समझदारी है? नहीं सर. उनसे कई दिनों से बात नहीं हो पाई, जज्बाती होकर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का बीपीआर कर दिया, क्या ये समझदारी है? नहीं. तो अगर आप बीपीआर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपका बीपीआर करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है. पता चला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पहले से ही काम कर रही है तो बेवजह उसको बीपीआर के चक्कर में मत फंसा देना और इसका फायदा होने की जगह डियर आपको लॉस हो जाएगा. तो ऐसा ना करें. डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्टिव पता करें. और हाँ डियर, बीपीआर चूंकि एक बहुत ही मेजर एक्सरसाइज है जिसका ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत ही पॉजिटिव या एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है. इसलिए डियर जब भी बीपीआर करें तो कस्टमर्स को फोकस करके करें कि जो आप बीपीआर कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है या कस्टमर को भी इसका कोई फायदा है. मतलब सबसे पहले कस्टमर्स पे फोकस करें कि क्या कस्टमर को इसका कोई एडवांटेज होने वाला है.
तो हमने दो बातें कही। हमने कहा कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अगर जो बीपीआर करना चाहती है सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखे, और ऑब्जेक्टिव देखने के बाद देखिए कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आइडेंटिफाई किए हैं ये आपने ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हटा दें और ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा से ड्राफ्ट करें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर्स के, उनकी नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा कि कस्टमर्स को कंसिडर करते हुए हमें बीपीआर करना पड़ेगा। तो सर जी बीपीआर किसका होता है? अपने बिजनेस प्रोसेसेस का। तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को सही तरीके से स्टडी करो। स्टडी कर लेने के बाद एक रीडिजाइन प्रोसेस प्लान बनाओ और जो आपने रीडिजाइन प्रोसेस प्लान बनाया उसे इंप्लीमेंट कर दो। मेरे साथ साथ देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर आर डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। देखें बीपीआर से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स एंड डिटरमाइनिंग देयर नीड्स। तीसरा, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। चौथा, फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्रोसेस प्लान। और फाइनली इसको क्या कर दें, इम्प्लीमेंट द रीडिजाइन प्रोसेस। ओके यार, किसी जमाने में बीपीआर होना बहुत मुश्किल होता था, बट हाँ अब बीपीआर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई बीपीआर होना आसान है। स्टिल आज आईटी ने डियर बीपीआर में बहुत ज्यादा हेल्प की हुई है। कैसे? क्योंकि डियर आईटी की वजह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन ऑफ टाइम, लगने वाला टाइम कम हो जाता है। दूसरा, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस। लेट्स से कि आपका हेड ऑफिस मान लीजिए अमेरिका में है और हेड ऑफिस से सीईओ आना चाहते हैं आपके बीपीआर एक्सरसाइज में, तो आज के समय डियर उनको फिजिकली यहाँ पे नहीं आना, वो क्या कर सकते हैं, आपके थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब जो हमारी ज्योग्राफिकल मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम। लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के 60+ कंट्रीज में वो अपना बिजनेस कर रही है, तो अगर आप बीपीआर करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको 60+ कंट्रीज के जो रीजनल हेड्स हैं उनको बुलाना पड़ेगा। आप आज के समय क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईटी आप उनको कह सकते हैं कि ठीक है सर आप फिजिकली ना आए, आप हमें वहां पे बैठे बैठे ही आप हमें क्या दे दें, अपना इनपुट दे दें। और ये कैसे पॉसिबल हुआ डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू आईटी, बिकॉज आईटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और तीसरा, बेटर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप आईटी इस्तेमाल करते हैं डियर तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बीपीआर के बाद मीन्स सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन सा मतलब डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर आएगा, सो एंड सो फोर्थ। आईटी इनिशिएटिव 10 प्रोवाइड्स बिजनेस वैल्यू इन 3 डिस्टिंक्ट एरिया। सबसे पहले आईटी से आपको क्या हेल्प होगी बीपीआर में, आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और आप बीपीआर के बाद ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में लेकर आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉपर यूज ऑफ आईटी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग टास्क मे नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो बिना आईटी के डियर आप बीपीआर नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए बीपीआर एंड अदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट थ्योरीज। तो यहाँ पे अदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट थ्योरीज क्या आप समझ पा रहे हैं हम किसकी बात करना चाहते हैं? हाँ, 6 सिग्मा और टीक्यूएम। तो डियर इसलिए आपको 6 सिग्मा और टीक्यूएम भी बताना जरूरी था, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट जो है अगर वो किसी चीज को अगर हटा भी लेता है तो उसका लिंक कहीं ना कहीं छोड़ देता है। तो डियर ना चाहते हुए हमें आपको वो बातें बतानी पड़ती। तो मेरे साथ साथ देख लें, BPR differs from other process improvement methods in the following manner. सबसे पहले re-engineering works on fundamental rethinking and does not have any scope for any partial modification or marginal improvement. At the core of BPR is the concept is the concept of discontinuous thinking. Discontinuous. This is a very good word अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं डियर, discontinuous thinking। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने प्रोसेस को लेके टीक्यूएम और 6 सिग्मा के पास चला गया। टीक्यूएम और 6 सिग्मा क्या करते हैं, कहते हैं कि जो भी आप लेकर आए हैं हम इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे विद इंप्रूवमेंट, विद मार्जिनल इंप्रूवमेंट। बीपीआर क्या कहता है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब आप जो भी लेकर आए हम इसे आगे किसी भी कीमत में कंटिन्यू नहीं कर रहे। मींस हम फंडामेंटल रीथिंकिंग के साथ हमने क्या कर दिया, आपके एग्जिस्टिंग चीजों को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस थिंकिंग। मेरे साथ साथ देख लें डियर, बीपीआर रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल ऑफ आईटी। बीपीआर में चूंकि डियर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है इसलिए हम आईटी भी इस्तेमाल करते हैं। 6 सिग्मा और टीक्यूएम में डियर ऐसा नहीं कि आईटी इस्तेमाल नहीं होता, वहां भी आईटी इस्तेमाल होता है, बट आईटी डियर वहां पे हम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मींस आईटी हमारे कोर में नहीं होता जो कि बीपीआर में होता है। तीसरा, BPR views the organization from the cross-functional perspective and disregards the constraints of departmental boundaries. अब डियर देखेंगे, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो सिर्फ बीपीआर के लिए है। ये पॉइंट नंबर 3 जो है डियर, ये 6 सिग्मा और टीक्यूएम में भी अप्लाई करता है। बट हाँ, दुनिया में डियर 6 सिग्मा और टीक्यूएम के अलावा भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल्स होते हैं जहां पे हो सकता है कि हम जो है वो हमने क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव नहीं रखा। तो बीपीआर में डियर हम क्या करते हैं, क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव रखते हैं और जो भी डियर फ्रेंड्स जो हमारी डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज है इन सारी की सारी बाउंड्रीज को डिसरिगार्ड कर देते हैं। आगे देखेंगे, बीपीआर मेन
require massive organizational changes and restructuring, BPR causes not just the change in the process but also change in the lot of other areas, like entity becomes more process oriented instead of function oriented. अब मेरी बात बड़े ध्यान दीजिएगा, बीपीआर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बीपीआर को सक्सेसफुली करना, इसमें डियर कई साल लग जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो जाए। तो डियर यहाँ पे आपको मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है बीपीआर में। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब हुआ कि बीपीआर के बाद हो सकता है कि हमारा सबऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाए डियर, सुपीरियर, और हम जो आज तक उसके क्या थे सुपीरियर, और हम उसके बन जाए सबऑर्डिनेट। मतलब यहां तक चेंजेस हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बीपीआर may require organizational restructuring, but every kind of organizational restructuring is not the BPR. BPR to be successful मस्ट बी सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो खैर ये बात तो खैर फैक्ट है कि अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अगर टॉप मैनेजमेंट का अगर आपको मतलब आशीर्वाद नहीं मिला हुआ है तो क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और एक और जो इसमें लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि बीपीआर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने लेट से कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीपीआर कर दिया। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि हमारे पास ना 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और इन 10 डिपार्टमेंट्स में हमारे पास 1000 कुल मिला के एम्प्लॉयज हैं। इसमें से लेट से 950 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे फंक्शनल लेवल पे हैं और जो 50 एम्प्लॉयज हैं ये हमारे बिजनेस लेवल पे हैं। ठीक बात है। हमने बीपीआर किया और बीपीआर करने के बाद ये जो 1000 एम्प्लॉयज हैं, 950 फंक्शनल एम्प्लॉयज में से सिर्फ अब हमारे पास 500 फंक्शनल लेवल के एम्प्लॉयज हैं और सिर्फ 6 हमारे पास बिजनेस लेवल के एम्प्लॉयज हैं। मतलब अब हमारे पास 10 डिपार्टमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 506 एम्प्लॉयज हैं। मतलब 494 एम्प्लॉयज अब हमारे इन मतलब डिपार्टमेंट्स में नहीं है, या तो हमने उनको मतलब वीआरएस दे दिया या हमने किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो हमने बीपीआर किया तो उसमें एक स्टेप ये भी था कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चरिंग की। बीपीआर किया तो उसमें एक स्टेप ये भी था। बट लेट से मैं बीपीआर वगैरह नहीं करता, मैं अपने 1000 एम्प्लॉयज में से 200 एम्प्लॉयज को घर भेज देता हूं वीआरएस देके और मेरे पास 800 एम्प्लॉय बच गए। मींस मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी रिस्ट्रक्चरिंग कर दी। क्या मैं इसको बीपीआर का नाम दे दूं? नहीं सर, क्योंकि बीपीआर में सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा भी बहुत कुछ। सेंट्रल थ्रस्ट या फिर फोकस एरिया ऑफ बीपीआर, मतलब बीपीआर अल्टीमेटली क्या करना चाहता है डियर? बीपीआर हो चाहे कुछ भी हो, उसका सबसे प्राइम फोकस क्या होता है? या आज के समय में डियर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका सबसे प्राइम फोकस ये होता है कि कस्टमर जो चाहे जब चाहे उस समय वो प्रोडक्ट उसे अवेलेबल करके दे दिया जाए। लेट्स से कि आज कस्टमर के पास किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, 1 जुलाई 2017 से डियर देश में मतलब जीएसटी आने वाला था 1 जुलाई 2017। तो हमारे देश में जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह काम करते हैं, क्या उनको अपने आप को जीएसटी के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता क्या उनको अपने आप को जीएसटी के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा? हाँ सर। तो मुझे बताएं, अगर मैं लेट्स से कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता हूं, लेट्स से टैली, तो फिर टैली क्या बोले कि ठीक है सर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ रहा है, कोई बात नहीं, हम 1 साल के अंदर अंदर मीन्स हम ना 1 जुलाई 2018 तक ना हम अपना जीएसटी वाला वर्जन मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो क्या ये समझदारी है? क्या 1 साल तक क्या सीए फर्म्स फिर क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 जुलाई 2017 से अगर जीएसटी आ रहा है तो आपको कम से कम 2-3 महीने पहले ही अपना जीएसटी वाला वर्जन मार्केट में रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जो सीए फर्म्स हैं वो इसमें क्या कर सकें डियर, प्रैक्टिस भी कर सके। क्योंकि 1 जुलाई से तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? हमने क्या देखा कि कस्टमर की नीड अगर लेट से 1 जुलाई 2017 से है तो हमें 1 जुलाई 2017 के पहले ही वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल करा देनी चाहिए। और डियर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे इन प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट तक लेके जाने के लिए, उनमें फिर अब क्या आप अननेसेसरी एक्टिविटीज बियर कर सकेंगे, ऐसी एक्टिविटीज बियर कर सकेंगे जिसका कोई फायदा नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए है? नहीं सर, ऐसे तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को टाइम से कभी भी कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बीपीआर का फोकस एरिया ये होता है कि हम लगने वाला टाइम कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में उसे हम कम से कम करें। मींस जितना जल्दी हम क्या कर सकें, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में क्रिएट कर सकें और उसे कस्टमर तक अवेलेबल करा सकें। दैट इज द मेन फोकस एरिया ऑफ बीपीआर। मेरे साथ साथ देख लें, The central thrust area of BPR is the reduction of the total cycle time of the business process. Total cycle time का मतलब होता है कि कुल मिला के लगने वाला टाइम कितना है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। BPR aims at reducing the cycle time of processes by eliminating the unwanted and redundant steps and simplifying the system and procedure even after redesign of process.
इवन आफ्टर रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस बीपीआर वर्क्स फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो आप एक बार आपने बीपीआर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई, कॉन्टिन्यूसली इन चीजों को करते जाएं। प्रॉब्लम्स इन बीपीआर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डियर हमने आपको पहले ही इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि बीपीआर जो होता है वो आसान नहीं होता, ये लास्ट में किया जाता है। सबसे पहले आप बीपीआर की तरफ ना चले जाए। देखेंगे री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स रेडिकल चेंजेस, रेडिकल चेंजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड ड्यू टू दिस ओनली फ्यू कंपनीज हैव द करेज टू गो फॉर बीपीआर। मतलब कुछ ही कंपनीज ऐसी जो बीपीआर की तरफ जा सकती हैं, बाकी कंपनीज डियर सिक्स सिग्मा और टीक्यूएम से ही खुश रहती हैं। BPR disturbs the existing hierarchies and structures and causes serious resistance from the workforce of the organization। मतलब ये हुआ कि ये existing hierarchy को खत्म कर देता है। जो आज आपका सुपीरियर है कल हो सकता है कि आपका सबऑर्डिनेट हो जाए, और आप जिसके आज अंडर काम कर रहे हैं हो सकता है कि कल वो आपके अंडर काम करना शुरू कर दे। तो क्या डियर, जो आज आपका सुपीरियर वो आपका सबऑर्डिनेट इतनी आसानी से बन जाएगा, या वो फिर उसके खिलाफ काम करेगा, मीन्स वो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। देख लें, बीपीआर डिस्टर्ब्स द एग्जिस्टिंग हायरार्कीज एंड स्ट्रक्चर्स एंड कॉजेस सीरियस रेजिस्टेंस फ्रॉम द वर्कफोर्स। बीपीआर नीड्स मैसिव टाइम एंड एफर्ट्स, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, setting of objectives for BPR can be difficult, and if objectives are not set properly or re-engineering tasks are not carried out as per expectations, entire BPR exercise में मतलब ये आइडिया कि BPR करने से पहले आप सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करने में ही गलती कर दी, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आपको सही तरीके से कैसे मिलेगा। तो आई होप डियर आपको BPR समझ आया।